हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आज के इस डेमो लेक्चर में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और मैं उम्मीद करती हूँ एवरीबॉडी इज हियर एंड हार्टी। आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बल्ले बल्ले, क्योंकि आप लोग आ चुके हैं अपनी क्लास 10th में, यानी अपने करियर के पहले पड़ाव में आप लोगों ने अपने कदम रख दिए हैं। ये आपके शुभ कदम आपके पहले पड़ाव में आ चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पहला कदम आप लोगों के लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा हो। और जहां पर भी आपको इस रास्ते में कुछ भी दिक्कत आएगी, कुछ भी स्पीड ब्रेकर आएगा, तो वहां आप लोगों के लिए हम हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आप लोगों की सहायता करने के लिए। और इसी सहायता को करते हुए ही हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उड़ान हिंदी बैच, जिसका पहला डेमो लेक्चर अभी आप लोग देख रहे हैं। और इस डेमो लेक्चर के अंदर आप लोगों को पता लगने वाला है कि इंग्लिश आप किस तरीके से मेरे साथ करने वाले हैं, मेरा क्या पैटर्न रहने वाला है इस इंग्लिश को पढ़ाने का। अब क्योंकि बेटा ये एक हिंदी बैच है, ठीक है, यानी यहाँ पर हर चीज हिंदी लैंग्वेज में कराई जाएगी। और जी हाँ, यहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी में जैसे हम अंग्रेजी कहते हैं, ये भी आप लोगों को हिंदी में कराई जाएगी। लेकिन बेटा अल्टीमेटली आप लोगों को अपने आंसर्स जो होंगे पेपर के, वो लिखने तो इंग्लिश में ही पड़ेंगे ना। तो ये आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश का एक मिक्स होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग इंग्लिश टू हिंदी कैसे कर सकते हैं। जो टॉपिक्स हैं, हम लोग आज एक पोएम के साथ स्टार्ट करें जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, मिट्टी, ये बर्फ की कुछ वो कण, हम जिनकी हम बात करेंगे आज हमारी पोएम के अंदर। एक बहुत ही सुंदर सी, एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी एक पोएम है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक बार ये बता देती हूँ कि हम लोग इस पूरे सिस्टम को, यानी ये जो पूरा का पूरा चैप्टर होगा, पोएम होगी, या हमारी आगे आने वाली क्लासेस को हम लोग कैसे हिंदी में करने वाले हैं। तो बेटा इस चीज को बताने के लिए पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता देना चाहती हूँ कि हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों को करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों को करने वाले हैं। अब ये इंग्लिश और हिंदी दोनों को करने का क्या मतलब है बच्चों, ये समझ लीजिए। अल्टीमेटली यानी अंत में आकर तो जो आप अपने आंसर लिखेंगे वो लिखने तो आपको हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में ही पढ़ेंगे ना। तो इंग्लिश में लिखने के लिए आप उन्हें कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चीजों को समझने में, इंग्लिश को समझने में दिक्कत आती है कि मैम हम लोग इंग्लिश को समझे कैसे, तो उस परेशानी को मिटाने के लिए ही हम लोग इसे इंग्लिश टू हिंदी करने वाले हैं। तो ये इंग्लिश टू हिंदी का मतलब क्या है बच्चे, ये हिंदी टू इंग्लिश का मतलब है कि जो भी लाइंस होंगी, जो भी पोएम होगी, जो भी चैप्टर होंगी, उसका इंग्लिश वर्जन जो बुक्स के अंदर लिखा होगा और उसके नीचे उसका हिंदी वर्जन, ठीक है। यहां पर आपका इंग्लिश वर्जन और यहां पर आप लोगों का हिंदी वर्जन, ताकि आप लोगों को चीजें सही से समझ में आए। उसका हिंदी में व्याख्यान, उसके सवाल, उसके एमसीक्यू, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी से इंग्लिश में जाने का या इंग्लिश से हिंदी में जाने का जो बैरियर होता है, वो जो बीच में एक रुकावट आती है, वो रुकावट इसी बैच के अंदर आप लोगों की खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसमें हम लोग इंग्लिश से हिंदी और हिंदी की चीज को इंग्लिश में कैसे करते हैं वो हम इसमें करने वाले हैं। कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं बच्चों आप लोगों के यूपी, बिहार और बाकी स्टेट बोर्ड्स के अंदर, जिनमें बहुत सारी चीजों में एक स्पेसिफिक चीज देखी गई है जो मैंने भी नोट करी है, वो होती है आप लोगों की ट्रांसलेशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है आप लोगों के पेपर के अंदर, एक ट्रांसलेशन ऑफ पैरा का, जिसके अंदर आप लोगों को पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी होती है। तो वो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन में भी ये हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आप लोगों की बहुत मदद करने वाला है। तो बिना किसी रुकावट, बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से हमारे अंग्रेजी को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो आज की पोएम जो बच्चों हम लोग करने वाले हैं, यानी आज की जो कविता हम लोग करने वाले हैं, उस कविता का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, यानी हमारी बर्फ के कुछ पार्टिकल्स, बर्फ के कुछ कणों की ये स्टोरी हम लोग आज पोएम हम लोग करने वाले हैं। डस्ट ऑफ स्नो लिखी गई है बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा, ठीक है। इसका जो पोएट है, इसका रचयिता कौन है, इसका जो रचयिता है बच्चों वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो
रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, एक छोटी सी सुंदर सी 4 से 8 लाइनों की एक पोयम है, जिसके अंदर मैं बता देती हूं पहले कि होने क्या वाला है। तो बच्चों ये एक पोयम है जो इंसान के बहुत सारे भ्रम को खत्म करती है। इंसान के भ्रम को खत्म करती है, ये कैसे भला? तो बच्चों ऐसे बहुत बारी होता है कि हम लोगों ने ना चीजों को देखकर उनसे कुछ सिस्टम जोड़ लिए हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने उनको देख कर ना कुछ नोशंस, कुछ ख्याल, कुछ आशंकाएं, कुछ ऐसे परंपराएं अपने दिमाग में बांध ली हैं कि ऐसा हो रहा है तो यही होगा। कुछ शगुन अपशगुन आप लोगों ने अपने दिमाग में बना लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने कौवे का नाम सुना है? कौवा पता ना क्या था? वो काले रंग का छोटा सा पक्षी। हमारे में ऐसे कहते हैं, या आप सब लोगों के घरों में ऐसे कहते हैं कि अगर काला कौवा काए काए कर रहा है तो हो सकता है आपके घर में कोई आपदा आने वाली हो, यानी हो सकता है आपके घर में कोई परेशानी आने वाली हो सकता है आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो। यह जो कौवा होता है वो बड़ा एक अशुभ संकेत होता है, अशुभ संकेत है ना। उसी तरीके से बर्फ यानी ठंडक और शीत, एकदम शीत लहर, एकदम जैसे मरने के बाद इंसान का शरीर ठंडा हो जाता है, बर्फीला हो जाता है, एकदम बिल्कुल चिल्ड हो जाता है, एकदम जम जाता है, वैसे ही बर्फ यानी जिसमें कोई जिंदगी नहीं है, ठीक है, जो बड़ी ही बेजान सी होती है, वो बर्फ। और वैसे ही एक ट्री, हेमलॉक ट्री यानी एक शहतूत का पेड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जहरीला पेड़ होता है, धतूरे का पेड़ आप कह सकते हैं। धतूरे के पेड़ से मिलता जुलता एक पेड़ होता है हेमलॉक ट्री, जिसके अंदर बहुत ज्यादा विष होता है, जो बहुत ही विषैला पौधा है, बहुत ज्यादा पॉइजनस पौधा है। ये भी किसी भी इंसान को मारने की कैपेसिटी रखता है। हमारे पोएट ने इन तीनों चीजों को, बर्फ को, क्रो को, और क्रो के साथ साथ तीसरी चीज क्या है हमारी हेमलॉक ट्री, जिसे हिंदी में धतूरे का पेड़ भी कह सकते हैं, इन तीनों के सिंबल्स को, इन तीनों के संकेतों को यूज किया है, इस्तेमाल किया है दिखाने के लिए इस चीज को कि ये सब हमारे दिमाग का भ्रम है। ये शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, जैसा भी है, ये सब यहाँ का बनाया हुआ है, ये सब दिमाग में चलने वाली चीजें हैं। भगवान ने जब चीजों को बनाया था, भले ही वो इंसान हो, जानवर हो, बर्फ हो, भले वो एक कौवा हो या भले ही हो एक पेड़, भगवान ने सब चीजों को बराबर का दर्जा दिया था। वो हम इंसान है जिसने चीजों को ये अच्छा, ये बुरा, ये शुभ, ये अशुभ का दर्जा दे दिया है। तो कविता है, ये इस चीज को बहुत अच्छे से दर्शाती है कि किस तरीके से इंसान ही शायद इंसान का दुश्मन हो सकता है, लेकिन भगवान ने जो नेचर दिया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे डस्ट ऑफ स्नो को। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई प्रकृति से संबंधित एक सुंदर कविता है, ठीक है। ये हमारी प्रकृति से रिलेटेड एक सुंदर सी कविता है। इस कविता में एक प्रतीकात्मक घटना का वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक इमेजिनरी घटना, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे इंग्लिश में मैं लिख रही हूँ बिकॉज आप लोगों को आंसर तो इंग्लिश में ही लिखने हैं, एक इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट वो होती है जिसकी हमारी जिंदगी में कोई अहमियत होती है। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट घटना, इंसिडेंट का वर्णन किया गया है, उस इंसिडेंट के बारे में हमें बताया गया है। कवि धतूरे के एक पेड़ के नीचे खड़ा है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो कवि है वो धतूरे के पेड़ को यहाँ पर एक नाम दिया गया है बच्चों, जिसको हम लोग हेमलॉक ट्री बोलते हैं। वो एक हेमलॉक ट्री नाम के पेड़ के नीचे खड़ा है। वह बड़े उदास मूड में है, वो बहुत ही दुखी है अपनी जिंदगी को लेकर। वह सोचता है कि उसका दिन खराब हो चुका है। अब क्या पता उसका दिन किसी इंसान की वजह से ही खराब हुआ हो, क्या पता उसे किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, क्या पता उसका मूड उस लड़ाई झगड़े की वजह से ही बुरा हो रखा हो। तो इसीलिए वो कहता है कि यार मेरा दिन खराब हो चुका है। तभी एक कौवा धतूरे के पेड़ को हिला देता है और ऊपर से बर्फ की धूल उस पर गिर जाती है। और जब तक वो सोच रहा होता है ना कि यार आज का दिन तो बर्बाद हो गया है, जिंदगी बर्बाद हो गया, तभी उसको रियलाइज होता है कि ऊपर से कौवा धतूरे के पेड़ को हिला देता है और उसके पेड़ के हिलने की वजह से उसके ऊपर बर्फ की धूल गिर जाती है, उसके ऊपर बर्फ की धूल जो है वो गिर जाती है। यह छोटी सी घटना कवि की मानसिक दशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। अब ये वैसे बर्फ गिरना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, सर के ऊपर हल्की सी बर्फ गिर गई तो इतनी कोई बड़ी घटना तो नहीं है, लेकिन इस छोटी सी घटना ने इसके दिमाग के ऊपर इतना ज्यादा, हम कह सकते हैं कि एक प्रभाव कैसे बनाया है, उस चीज को समझते हैं। देखिए बच्चों, अब बर्फ गिरी उसके सर के ऊपर,
और जब उसने देखा बर्फ को ऊपर, या जब उसने उस पेड़ को देखा, तो उसके दिमाग में इस चीज की एक रियलाइजेशन आई, उसके दिमाग में उसको ये चीज समझ में आई कि भगवान ने तो हर चीज बराबर बनाई है। ये कौवा जो एक अशुभ संकेत माना जाता है, ये हेमलॉक ट्री जो बहुत ही विशैला पेड़ है, ये बर्फ जो बड़ी ही बेजान और जिंदगी ना होने का, एक मरने का संकेत है, ठंडक मरने का जो एक संकेत है, ये तीनों चीजों ने उसके मूड को इतना अच्छा कर दिया। ये तीनों चीजों ने उसके दिन को एकदम से बदल कर रख दिया। और उसको ये चीज समझ आती है कि भगवान ने इन छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां छुपा रखी हैं, और इंसान को इन छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां ढूंढ लेनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है ना कि जो चीज हमने बुरी बनाई है या हमें लगती है कि नहीं ये चीज तो बहुत बुरी है, वो सच में उतनी बुरी होगी। जी नहीं, वो चीज उतनी बुरी नहीं है, और वो चीज बिल्कुल भी बुरी नहीं है। बिकॉज हो सकता है उसका मूड किसी इंसान की वजह से खराब हो, लेकिन यहां वो मूड ठीक हो गया। वो मूड कैसे ठीक हो गया? वो उस हेमलॉक ट्री, उस विषैले पेड़, उस अशुभ संकेत कौवे और बेजान बर्फ, इन तीन चीजों की वजह से उसके मूड में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। और उसको ये चीज रियलाइज हुई कि यार मेरा मूड तो अच्छा हो गया, मैं तो ऐसे ही चीजों के बारे में खराब सोचता था, भगवान ने मेरे को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ छोटी से छोटी चीज तो बनाई है। और यही चीज की जो रियलाइजेशन थी, यही चीज का जो कुछ समझना, इसी चीज को रियलाइज जब उसने किया तो उसका मूड एकदम से बदल गया। हाँ, उसका मूड बदल जाता है। वह सोचता है कि इसने उसके शेष दिन को बचा लिया, और इसी तरीके से ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ है, इस तरीके से उसका आगे आने वाला दिन जो है वो बच गया, अदरवाइज उसका जो दिन था वो खराब हो जाता। और वह कौवे की भांति अपने काम पर लग जाता है। जिस तरीके से कौवा आया, उसके मूड को अच्छा किया, और उसके बाद वो शायद चले गए। और उसी तरीके से जो हमारा पोएट था, यानी हमारा जो कवि था, वो भी रियलाइज करते हैं कि वो फालतू में ही अपना दिन बर्बाद कर रहा था, और इस नेचर की सुंदरता को दिमाग में रखते हुए ही वहां से वो चला गया। समझ में आया बच्चों? ये तो था इस कविता का सार। सार माने इंग्लिश में बोला जाए तो समरी, कि हमारी पोयम किस चीज के ऊपर आधारित है। अब हम लोग करने वाले हैं इस पोयम को लाइन बाय लाइन। तो आइए समझते हैं इस पोयम को इसकी एक एक लाइन के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे पोयम की, और उसके हिसाब से क्या उसकी रचना बनती है, उसके सार को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो वो कहते हैं the way a crow, जिस तरीके से कौवे ने shook down on me, मेरे पे गिराया है, to throw, ओहो, to throw द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरीके से कौवा पेड़ पे आया और इसके बैठते ही पेड़ में हलचल हुई, और पेड़ में हलचल होते ही जैसे मेरे बर्फ गिरी, कहां से गिरी? फ्रॉम हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री मैंने आप लोगों को बताया हिंदी में धतूरे का पेड़, और बड़ा ही विषैला, इसे इंग्लिश में बोला जाए तो बेटा बहुत ही पॉइजनस ये पेड़ था। कविता पंक्तियों में कवि की एक शीतकालीन दिन का वर्णन करती है। शीतकालीन दिन का मतलब हो गया कोल्ड डे। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो एक काफी ठंडे दिन की ये बात की जा रही है। और वह बर्फ से घिरे रास्तों में चलते हुए उन पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं जो बर्फ से पूरी तरीके से ढके हुए हैं, और वो सर्दी के मौसम में उन पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं जो पूरे तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं। ऐसे ही चलते चलते कवि एक पेड़ के नीचे पहुंचता है और वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, और ये मान लीजिए कि शायद उसका आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए वो अपने मूड को दिमाग में रखते हुए वहीं खड़ा हो गया कि मैं अभी आगे नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है। जब कवि पेड़ की ओर देखता है तो उसे ज्ञात होता है कि ये पेड़ तो हेमलॉक का पेड़ है, और जब वो पेड़ की तरफ देखते हैं तो उसको रियलाइज होता है कि ये तो एक हेमलॉक का पेड़। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हेमलॉक का पेड़ एक बहुत ही विषैला पेड़, एक बहुत ही पॉइजनस पेड़ माना जाता है। अब यहां से ये हेमलॉक ट्री की जो रेफरेंस है ये कहां से आई है? यह उत्तर अमेरिकी शुंकधारी पेड़ है जिसे हेमलॉक कहा जाता है। शुंकधारी पता क्या होता है? ये ना एक, नहीं, इसकी एक ही स्टेम रखते हैं और यहाँ पत्ती लगा, ठीक है।
आप लोगों ने कुछ इस तरीके का पेड़ देखा, पौधा देखा होगा। वैसे तो ये मैंने ऊपर से एक ही पौधा बनाया है। ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके नीचे वो कांटे 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 से लगे होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये छोटी छोटी वो खाती है, गिलहरियां खाती हैं इन पौधों को पहाड़ों में, अगर आप लोगों ने पहाड़ों में देखा होगा तो ये एक शंखधारी, यानी जिसमें ये शंख जैसे फ्रूट लगे होते हैं, ऐसा पेड़ होता है। इसे इसकी गंध यूरोपीय पौधे की तरह प्रतीत होती है, जिसे हेमलॉक के नाम से जाना जाता है, और वहां से हेमलॉक नाम का जहर बनाया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये बड़ा ही पॉइजनस, बड़ा ही जहरीला पेड़ है, इसलिए इसके नाम के आधार पर इस पेड़ का नाम रखा गया है। ये पेड़ कहीं से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देने वाला नहीं है, बिकॉज जहरीला पेड़ है, और कोई भी चीज जो जहरीली होती है वो पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकती। अर्थात यह कोई सकारात्मक पेड़ नहीं था, यानी ये कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी या जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आए। ठीक है, इसमें से आपको बेटा पॉजिटिव वाइब्स तो नहीं आने वाली थी। देयर वाज नो पॉजिटिव वाइब फ्रॉम दीज ट्रीज। इन ट्रीज में से उसे कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा था, कुछ भी सकारात्मकता उसे महसूस नहीं हो रही थी। होनी चाहिए थी पर यहाँ पे हो नहीं रही थी। हाँ, अब इन्हीं लाइनों का आगे वर्णन करते हुए वो कहते हैं, और इतनी सब बातों के बीच जब कवि के पेड़ की तरफ देखता है तो वह अचानक पेड़ से कौवा निकल आता है, और इसी तरह अचानक हलचल करने से पेड़ में लदे हुए बर्फ लेखक के ऊपर पानी की बूंद की तरह गिरने लगती है। तो अगर आप लोगों ने कभी पेड़ हिलाया होगा जिसपे पानी भी होता है, तो कैसे बूंदे बूंदे करके आपके ऊपर गिरने लगती है। तो उसी तरीके से जब एक कौवा पेड़ की डाल की तरफ आता है तो उसके हलचल करने से जो पेड़ के ऊपर बर्फ लगी हुई थी वो सारी की सारी आकर पोएट के सर के ऊपर, हमारे कवि के सर के ऊपर गिरने लगती है। लेखक यहाँ बर्फ की तुलना धूल के कणों से करता है, बिकॉज उसे डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है। तो वो कंपेयर करता है कि जो धूल के कण होते हैं छोटे छोटे से, वैसा ही वह बर्फ थी, जिनमें फर्क सिर्फ इतना है कि वह बर्फ के कण सफेद होते हैं। बस इन दोनों में क्या फर्क है कि बर्फ के कण जो थे वो सफेद होते हैं, और नॉर्मल मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी वो ब्राउन से कलर की होती है। परंतु हवा में बहते हुए बर्फ के कण धूल की तरह ही प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है। इसी तरह इस घटना ने लेखक के हृदय में अपना स्थान बना लिया है, और मैंने आप लोगों को रीजन दिया है कि इसने अपने उसके हृदय में स्थान क्यों बना लिया है, क्योंकि वही सारी चीजें, हेमलॉक ट्री जो कि एक जहरीला विषैला पेड़ है, क्रो जिसे एक अशुभ संकेत माना जाता है, और बर्फ जो बेजान होती है, ये तीनों चीजों ने ही उसके मन को चेंज करा है। बिकॉज ये ना गिरती उसके ऊपर, ना उसका ध्यान पेड़ की तरफ जाता, ना उसका ध्यान प्रकृति की तरफ जाता, और ना ही वो इस चीज के रियलाइजेशन को समझ पाता कि शायद भगवान ने तो सब कुछ अच्छा बनाया है, हम इंसानों ने ही इन चीजों को बदल के अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है, और अब ये चीजें हमें अच्छी लगने हमें नहीं लगती हैं। समझ में आया? अब आगे की 4 लाइनों में वो क्या कहता है, वो कहता है इट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और वो कहते हैं जो बर्फ मेरे सर के ऊपर गिरी है ना, इसने मेरे मन को एकदम से बदल दिया, इसने मेरा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, मेरे हालात बदल दिए, मेरे इमोशंस बदल दिए। तो एकदम से उसके वक्त, जज्बात, इमोशन सब कुछ बदल जाता है। एंड इट हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। तो यानी वो कहते हैं इसने मेरे दिन के कुछ हिस्से को स्पेंड इन रिग्रेट होने से, स्पेंड इन रिग्रेट, और उसने बोला कि इसने मेरे दिन के कुछ हिस्से को खराब होने से बचा लिया है। बिकॉज अगर ना तो वो उस पेड़ के नीचे जाता, ना वो उस पेड़ के नीचे जाता, ना उसके ऊपर कुछ गिरता, और ना उसके ऊपर कुछ गिरता तो ना तो वो ऊपर देखता, ना उसके मन में ख्याल आते, और ना ही उसका मन चेंज होता, और इसी तरीके से उसका दिन खराब हो जाता। तो कहीं ना कहीं नेचर ने, प्रकृति ने हमारे लिए कुछ तो ऐसा बना ही रखा होता है जो हमारे मन की व्यथा को चेंज करने में हेल्प करता है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं बेटा, इस इमेज को ना, इस सिंबल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यिन यांग। ये आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। तो यिन यांग की रेफरेंस क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लो, बिकॉज ये बड़ा ही काम की चीज है। जो काला वाला पार्ट होता है ना, वो आपके बैड साइड को शो करता है, और जो व्हाइट होता है वो आपके गुड साइड को शो करता है। लेकिन जिस तरीके से हर बैड में, यानी हर बुरी चीज के अंदर कुछ अच्छाई छिपी होती है, वैसे ही कुछ अच्छी चीज में कभी कभी कुछ बुराई भी छिपी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बुरी चीज में कुछ अच्छा छुपा होगा, और हर अच्छी चीज में कुछ ना कुछ बुरा तो आपको जिंदगी में हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। चीजें कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकती। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है, चीजें कभी भी अच्छी कभी भी बुरी नहीं हो सकती। अच्छे में कुछ बुरा, बुरे में कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। आज उसके बुरे मूड में इतना सारा बुरा मूड, और उस बुरे मूड में वो छोटी सी बर्फ के कण
वो एक हेमलॉक ट्री और एक छोटा सा कौवा, जिस पे हम शायद ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, इन सब चीजों ने उसके मूड को इतना ज्यादा बदल दिया, उसने उसके मूड को इतना ज्यादा अच्छा कर दिया। तो वो यही बताते हैं कि बुरे समय में भी कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आई जाता है और अच्छे समय में कुछ ना कुछ बुराइयां चलती रहती हैं। तो यही सब जिंदगी का नाम है और यही सब जिंदगी में होता भी रहता है। तो हमें इन सब चीजों से इतना बुरा फील नहीं करना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि हमें बताते हैं कि किस तरह बर्फबारी के स्नान ने उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। बर्फबारी का स्नान कह लो या बर्फ उनके ऊपर गिरी, उसका उन पर क्या इम्पैक्ट रहा। वह कहते हैं कि इस बर्फबारी ने उनका मन चेंज कर दिया है। उस दिन वह एक सुस्त या निराशाजनक मनोदशा में थे। उनका मूड बड़ा ही लेजी या बहुत ही सैड सा था, ठीक है, वो बहुत ही दुखी से मूड में थे और उस बर्फबारी के गिरने से अचानक उनके दिल को चकित कर दिया और एकदम से जैसे ही वो बर्फ उनके ऊपर गिरी तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए कि अरे ये क्या हो गया। और इसी तरह उदासी की जगह उत्सुकता ने ले ली। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर को समझ गए थे। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, अच्छा बेटा आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, यहाँ पर वो मैजिक ऑफ नेचर को समझ गए थे। ठीक है, वो नेचर के मैजिक को, यानी वो हमारे प्रकृति के जादू को समझ गए थे कि भगवान ने तो सब कुछ अच्छा ही बनाया है, ये हम इंसान ही है जिसने आधी चीजों को अच्छा और आधी चीजों को बुरे में डिवाइड कर रखा है। इसके अलावा बर्फ के स्नान का एक और प्रभाव था कि जो कवि के ऊपर पड़ा था। वह कहते हैं कि विशेष दिन कुछ खास नहीं था, वह पर्टिकुलर दिन वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और इस वजह से उनके दिन में कुछ आगे खास उम्मीद भी नहीं थी कि उनके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। लेखक ने मन ही मन में यह सोच लिया था कि उनका विशेष दिन आगे बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उनका मूड हो सकता है अच्छा ना हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी इंसान की वजह से अच्छा ना हो। तो यानी हमने ये देखा कि नेचर ने तो सब चीजें जो बनाई हैं वो जाने अनजाने में हमारे मूड को अच्छा कर सकती हैं, लेकिन हम इंसान ही हैं जो इंसान का बुरा कर देते हैं। हालांकि उसे कंधे पर धूल की तरह बर्फ के स्नान ने उनके मन को एकदम से बदल दिया। इस घटना ने उन्हें महसूस कराया कि दिन पूरा खराब नहीं था, वो मेरा खुद का उपज थी, वो यहाँ की उपज थी, इधर की उपज थी, जिसने मुझे मजबूर किया ये चीज को सोचने में कि शायद मेरा दिन बहुत ही बर्बाद जाने वाला है। इस घटना ने उन्हें महसूस कराया कि दिन तो खराब नहीं था, खराब दिमाग था मेरा जो मैं चीजों को बुरा सोच रहा था। कम से कम उस दिन का कुछ हिस्सा सुखद रहा और वो जब बर्फ गिरने का समय था उसके बाद से उनका दिमाग बदल गया, क्योंकि इस घटना ने लेखक को एक नया अनुभव दिया और वैसे खजाने के रूप में रखने के साथ साथ अपनी अद्भुत काव्य रचना में भी किसी न किसी के तरीके से इनका उपयोग कर सकते थे और उन्होंने इन लाइंस का अपनी इस पोएम में हमें एक लाइफ लेसन देने के लिए भी उपयोग किया है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों यहां तक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। यहाँ पर इसके कुछ 4 मूल्य और विषय हैं जिनको भी मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स आपको हिंदी के दूंगी जिनको आप इस पोएम के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है जी, प्रकृति की मनोदशा सुधार करने की क्षमता। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि प्रकृति में हमारे मूड को, हमारे मनोदशा को सुधारने की क्षमता है। अब वो मनोदशा सुधारने की क्षमता कैसे है, अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए। अभी तक तो पोएट का मूड बड़ा ही खराब था, लेकिन जब वो पेड़ के नीचे गया, वो बर्फ उसके सर पे गिरी, उसको चीजें समझ में आई कि भगवान ने तो सब बराबर बनाया है और इस तरीके से नेचर ने, प्रकृति ने जाने जाने में ही सही लेकिन हमारे कवि के मूड को बहुत ही अच्छा कर दिया और वो चीजों की तारीफ करने के बारे में सोचने लगा और वो चीजों को रियलाइज करने लगा कि यार मैं कितना बड़ा पागल हूं क्योंकि मैं अंधविश्वास पे विश्वास करता हूं। और यहां से उसको ये चीज समझ में आई कि अच्छा बुरा अशुभ अशुभ कुछ नहीं होता। अब किसी का मूड अच्छा करना हो तो एक जहरीला हेमलॉक ट्री, एक अशुभ संकेत क्रो और एक बेजान सी बर्फ भी मेरा मूड अच्छा कर सकती है। तो यहाँ पे ये पोएम हमें ये भी सिखाती है कि ये बुरा अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को एक इंग्लिश वर्ड दे देती हूँ, गुड एंड बैड ओमेन्स। बेटा ओमेन्स का मतलब होता है संकेत। तो यहां से उसको यह समझ में आया कि ये गुड और बैड ओमेन्स, ये विश्वास अंधविश्वास सिर्फ दिमाग की उपज है, ये एक्चुअली में दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
छोटी छोटी चीजों की सराहना करना, यानी छोटी चीजों की तारीफ करना भी पोएट ने यहाँ पर सीखा। अब उसने कैसे सीखा? छोटी छोटी चीजों की तारीफ करना उसने कैसे सीखा? बर्फ का कण कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, एक पेड़ के नीचे खड़ा होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक कौवे का आना और बर्फ गिराना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वो छोटी छोटी चीजें, नॉर्मल दिन में एक पेड़ के नीचे खड़े होकर हल्की सी बर्फ गिरने पे अगर किसी के मन में चेंज आ सकता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक्शन तो बहुत छोटा सा था ना। तो छोटी छोटी चीजों की सराहना, छोटी छोटी चीजों की तारीफ हमें कैसे करनी है, ये पोयम हमें ये भी सिखाती है कि छोटी छोटी चीजों की कीमत करना सीखो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों की भी कदर करनी इंसान को आनी चाहिए। कब कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, भगवान ने सबको बराबर बनाया है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय या मूल्य जो ये पोयम आपको देती है वो ये है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। भगवान ने जो भी चीजें बनाई है बच्चों, वो अच्छी या बुरी देखकर नहीं बनाई कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये चीज भगवान को प्यारी है, ये चीज भगवान को प्यारी नहीं है। भगवान ने सब चीजें बच्चों बराबर बनाई है, एकदम बराबर बनाई है। भगवान के लिए सब कुछ बराबर है, ठीक है। उन्होंने किसी भी चीज में भेदभाव नहीं किया है। गॉड हैज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड इन एनीथिंग, लिख सकते हैं, गॉड हैज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है बेटा भेदभाव करना। भगवान ने किसी भी चीज के अंदर भेदभाव नहीं किया है। भगवान ने जब चीजें बनाई थी, भले वो कौवा हो या भले ही हो वो एक पेड़, भगवान ने सबको बराबर बनाया था। पेड़ों का काम है ऑक्सीजन देना, यानी पेड़ों का काम है इंसान के लिए अच्छा करना। और अगर मैं देखूं कौवा, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी काकभुशुंडी। काकभुशुंडी नाम का ना महाभारत की कहानी है ये। काकभुशुंडी नाम का एक कौवा हुआ करता था जिसने पूरी महाभारत अपनी आंखों से देखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। काकभुशुंडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है महाभारत का, और वो एक क्या था? वो एक कौवा था। तो कौवे को हमने एक बुरा संकेत बना रखा है, भगवान ने कौवे को बुरा संकेत देकर दुनिया में नहीं भेजा था। हम कहते हैं कि शेर एक जंगली जानवर है, लेकिन शेर माता रानी की सवारी भी तो है। तो ये सब हमारे दिमाग की उपज है, सब हमारे दिमाग का पर्सपेक्टिव है। भगवान ने सब चीजों को बराबर बनाया था, ये हम इंसान ने चीजों को अच्छे और बुरे के अंदर बना दिया है। तो यहाँ पर ये पोयम हमें बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य देती है कि कभी कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, भगवान ने तो सबको बराबर बनाया होता है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप सब लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी, ये पोएम हमें क्या क्या सिखाती है वो भी समझ में आई होगी। इस पोएम में बच्चों कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, इसकी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि राइमिंग स्कीम क्या होती है। मान लीजिए कि आपने ये लाइन खोली, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। अब यहां पर बेटा आप वर्ड प्रोनाउंस करके देखो, बोल कर देखो, क्रो क्रो क्रो, कुछ साउंड आ रही है तो मैंने इसको भी ए दे दिया। अब बोल के देखो, मी मी मी, तो क्या क्रो और मी ये मैच करते हैं? क्रो मी, इन दोनों में कोई भी मैच नहीं है। तो जब वो ये दोनों वर्ड्स मैच नहीं कर रहे, ए के बाद कौन सा लेटर आता है? बी आता है, आपने इसको बी अल्फाबेट दे दिया। फिर बोलो डस्ट ऑफ स्नो, स्नो स्नो, तो स्नो किससे मैच कर रहा है? स्नो मैच कर रहा है क्रो से, तो हम इसको भी क्या दे देंगे बेटा? हम इसको भी दे देंगे अल्फाबेट ए। अब बोल के देखो ट्री, ट्री, तो मी ट्री, साउंड मैच कर रही है, राइमिंग बना रही है, तो इसको भी हम दे देंगे बी। तो यानी ये चार लाइनों को मिलाकर हमारी जो राइमिंग स्कीम बनी है वो क्या बनी है जी? वो बनी है ए बी ए बी। इस तरीके से आप लोग अपनी पोएम्स की राइमिंग स्कीम्स भी बना सकते हैं। अब इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं वो हम लोग तब करेंगे जब आप लोगों के साथ हमारी क्लास होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस पोएम को लेकर, तब हम सीखेंगे इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। बट आज जाने से पहले मैं आप लोगों को चेक करना चाहती हूँ, और आप लोग भी अपने आप को चेक कीजिए कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। ये रहे बेटा आप लोगों के सामने पहला सवाल, Why does the poet call it dust of snow? तो पोएट ने इस पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो क्यों रखा है, या उन्होंने बर्फ को स्नो क्यों बोला है, सॉरी डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला है, डस्ट का वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स कैसे थे? बहुत ही छोटे छोटे थे, कण थे।
स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, टाइनी का मतलब हो गया बहुत ज्यादा छोटे थे। दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, वो उसके ऊपर मिट्टी की तरह गिरे, ये वो डस्ट जैसे फील हो रहे थे या फिर वो डस्ट जैसे दिखते थे, तो उन्होंने उनको डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला। अब यहां पर ना बेटा सबसे सही आंसर ना ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। क्यों जाता है? द स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, क्योंकि जो बर्फ उसके सर पे गिर रही थी वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी थी, तो अगर वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी है तो हम मान लेंगे कि वो बर्फ के कण जैसी है, वो धूल जैसी है, ठीक है। तो वो कैसी है बच्चों? वो धूल जैसी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वो डस्ट जैसे, वो धूल जैसे फील होते थे? जी नहीं। वो डस्ट जैसे उसके ऊपर आए थे? जी नहीं। दे लुक्ड लाइक डस्ट, डस्ट जैसे दिखते थे? जी नहीं। वो बहुत छोटे छोटे थे, तो वो बहुत छोटे थे तो ऑटोमेटिकली वो डस्ट ऑफ स्नो बन गए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये सवाल आप लोगों का भी सही हुआ होगा। अब ये सवाल है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो ये पोएम क्या दर्शाती है? रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि ये पोएम क्या दर्शाती है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, हमारे प्रकृति की चीजों में सुधार करने की पावर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, या नन ऑफ द अबव। अब यहां पर अगर बेटा मैं बात करूं डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट क्या करती है, वो दिखाती तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, शो तो वो ये करती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन किसी है, वो किस चीज का सिंबल है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर का। यानी नेचर का किसी भी चीज को ठीक करने की जो पावर होती है, उसकी जो क्षमता होती है हमारे मूड को अच्छा करने की, किसी भी चीज को ठीक करने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं हीलिंग पावर ऑफ नेचर। यानी प्रकृति का किसी भी चीज में सुधार लाने की क्षमता इज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे इस भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ स्नो रियल के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पोएम के मीनिंग के हिसाब से पूछ रही हूँ, पोएम्स मीनिंग, अगर मैं पोएम के मीनिंग के हिसाब से बात करना चाहती हूँ तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर यानी हमारे किसी भी प्रकृति के सुधार लाने की क्षमता की जो बात की जा रही है वो डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया बच्चों? आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये पोएम आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गई है। और अब हम लोग मिलेंगे, हम लोग हमारी पहली क्लास के अंदर, उड़ान हिंदी के बैच के अंदर, एक चैप्टर के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत में लगे रहिए। जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं हमारे उड़ान हिंदी के बैच में। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आप सब लोगों को सब चीजें समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। बाय बाय एवरीवन, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से मेहनत जारी रखिए। बाय बाय एवरीवन।